हेलो और इस आर्थिक विश्लेषण में स्वागत है। देखिए, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भयंकर बाढ़ या भूकंप अचानक से सब कुछ उलट-पुलट कर देती हैं। जब ऐसी मुसीबत आती है तो जाहिर है जान माल की फिक्र सबसे पहले होती है। पर उन आर्थिक जिम्मेदारियों का क्या, खास तौर पर बैंक लोन्स और उनकी ईएमआई का? आज हम इस मुद्दे की गहराई में जाएंगे, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिकल जानकारी संकट के वक्त किसी के लिए भी एक बड़ी लाइफ सेवर बन सकती है। अचानक से फ्लड आ गया या अर्थक्वेक ने सब हिलाकर रख दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल दिमाग में यही आता है ना कि आखिर इन चलते हुए बैंक ईएमआईज का क्या होगा। अगर डिजास्टर की वजह से किसी का बिजनेस बर्बाद हो गया है या आमदनी अचानक रुक गई है, तो क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम सच में किसी तरह की राहत देता है या फिर ईएमआई का दबाव वैसा ही बना रहता है? आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जहां हम समझेंगे डिजास्टर्स और ईएमआई रीपेमेंट्स के आपसी कनेक्शन को। सच्चाई ये है कि ऐसी संकटमय स्थिति में ईएमआई पर राहत मिलना बिल्कुल संभव है। लोन चुकाने का जो दबाव होता है उसे वाकई कम किया जा सकता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, राहत सिर्फ और सिर्फ एक कड़ी शर्त पर मिलती है। ये साबित करना अनिवार्य होता है कि उस डिजास्टर की वजह से आमदनी या बिजनेस बुरी तरह से, लिटरली बैडली इंपैक्ट हुआ है। अगर ये गंभीर प्रभाव साबित नहीं होता तो बैंक्स की तरफ से इस प्रकार की कोई राहत नहीं दी जाती। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी आरबीआई का फ्रेमवर्क, जो इन राहतों के नियम तय करता है। हमारे देश के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ने इसके लिए एक प्रॉपर ऑफिशियल फ्रेमवर्क तैयार किया है। इस फ्रेमवर्क के तहत बैंक्स को साफ गाइडलाइंस दी गई हैं ताकि वो आपदा से प्रभावित लोगों की मदद कर सकें। और ये मदद 3 मुख्य तरीकों से होती है। पहला है लोन रिस्ट्रक्चरिंग, जहां लोन की शर्तों को थोड़ा आसान और फ्लेक्सिबल बना दिया जाता है। दूसरा है रीपेमेंट डिफरमेंट, जिसमें ईएमआई चुकाने की तारीख को आगे खिसका दिया जाता है। और तीसरा और सबसे बड़ा टूल है मोराटोरियम, जिसमें कुछ समय के लिए ईएमआई देने पर पूरी तरह रोक लग जाती है। सोचिए, किसी संकटग्रस्त व्यक्ति के लिए ये बैंकिंग टूल्स सच में किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। तीसरा हिस्सा बहुत ही जरूरी है। यहां हम बात करेंगे रीपेमेंट रिलीफ की, जो कि वेवर यानी माफी नहीं है। ये बात समझना बेहद बेहद जरूरी है कि लोन रिलीफ और ऑटोमेटिक लोन माफी के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। अक्सर लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। आरबीआई का फ्रेमवर्क सिर्फ लोन रिलीफ देता है, जिसका सीधा सा मतलब है रीपेमेंट का प्रेशर बस कुछ समय के लिए कम करना। ध्यान रखिए, ये बिल्कुल भी ऑटोमेटिक लोन माफी नहीं है। एक कंप्लीट वेवर नहीं मिलता। लोन किसी भी हाल में माफ नहीं होता। पैसा तो आगे चलकर चुकाना ही पड़ेगा, बस उसकी ड्यूरेशन या उस वक्त के दबाव को टेम्परेरी तौर पर हटा दिया जाता है। ये क्लियर होना चाहिए। और देखिए, इसी छोटी सी गलतफहमी की वजह से लोग एक ऐसी भयानक गलती कर बैठते हैं जो बाद में बहुत भारी पड़ती है। इसलिए एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए: डू नॉट ड्रॉप द ईएमआई साइलेंटली, यानी चुपचाप ईएमआई को बाउंस मत होने दीजिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिजास्टर आया है तो बैंक खुद ब खुद समझ जाएगा और बिना किसी को बताए ईएमआई छोड़ देते हैं। पर रियलिटी में बैंकिंग सिस्टम इस तरह से बिल्कुल काम नहीं करता। बिना बैंक से बात किए चुपचाप ईएमआई रोक देना सच में एक बहुत बड़ा जोखिम है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर। अगर राहत चाहिए तो जरूरी प्रमाण और दस्तावेज यानी एसेंशियल प्रूफ्स क्या लगेंगे? इस पूरी प्रोसेस को अगर ध्यान से देखें तो राहत पाने के 3 मुख्य कदम होते हैं। सबसे पहला और अनिवार्य स्टेप यह है कि उस डिजास्टर का ऑफिशियली डिक्लेयर्ड होना जरूरी है। जब तक सरकारी तौर पर आपदा की घोषणा नहीं होती, बैंक्स आगे नहीं बढ़ते। उसके तुरंत बाद दूसरा स्टेप आता है, जहां बैंक को एक लिखित एप्लीकेशन यानी रिटन एप्लीकेशन देनी होती है। और फिर आता है तीसरा स्टेप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बैंक को अपने नुकसान का एक ठोस प्रमाण यानी कॉन्क्रीट लॉस प्रूफ देना। अब सवाल यह है कि ये कॉन्क्रीट लॉस प्रूफ आखिर होता क्या है? देखिए, प्रभावित व्यक्ति के पास नुकसान को दर्शाने वाली क्लियर फोटोज होनी चाहिए। एक लोकल अथॉरिटी का सर्टिफिकेट होना बिल्कुल जरूरी है, जो उस आपदा और नुकसान दोनों की पुष्टि करे। इसके अलावा इंश्योरेंस के पेपर्स, और अगर कोई अपना बिजनेस चला रहा था तो बिजनेस लॉस की पूरी डिटेल्ड जानकारी निकालकर बैंक को देनी पड़ती है। ये सभी कागजात बैंक को दिखाने के लिए अनिवार्य हैं। इनके बिना रिलीफ मिलना लगभग नामुमकिन के बराबर है। आखिरी और 5वें हिस्से की तरफ आते हैं, जो है सिबिल स्कोर को बचाना। इन सब बातों का निचोड़ ये निकल कर आता है कि एक मजबूत पेपर ट्रेल बनाना ही सबसे बड़ा बचाव है। सोचिए, अगर कोई चुपचाप ईएमआई छोड़ दे और सही वक्त पर डॉक्यूमेंटेशन जमा ना करे, तो इसका सीधा और खतरनाक असर सिबिल स्कोर पर पड़ता है।
सिबिल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और एक बार वो खराब हुआ तो बैंक भविष्य में किसी भी लोन या रिक्वेस्ट के लिए नहीं सुनेगा। तो अगर राहत चाहिए और अपनी आर्थिक विश्वसनीयता यानी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को बचाना है तो शुरुआत से ही एक सॉलिड पेपर ट्रेल मेंटेन करना अनिवार्य है। यही एकमात्र सुरक्षा कवच है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। कोई भी कैलामिटी आने से पहले एक बोरोवर अपने फाइनेंशियल पेपर ट्रेल को लेकर आखिर कितना तैयार रहता है? ये सच है कि ऐसी मुसीबतों के बारे में कोई सोचना पसंद नहीं करता, पर आर्थिक रूप से पहले से तैयार रहना ही असली समझदारी है। संकट के वक्त यही छोटी छोटी तैयारियां किसी का भी आर्थिक भविष्य बचा सकती हैं। तो अगली बार जब ऐसी किसी स्थिति का ख्याल आए तो खुद से बस यही पूछिए, क्या फाइनेंशियल पेपर ट्रेल सच में पूरी तरह तैयार है?